हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। क्योंकि हमने 2025 का आधा सेट लगा लिया था और आगे का सेट जो है वो शायद टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम नहीं लगा पाए थे, क्योंकि हमारे पास जो टाइम था वो कम था और 11 बज चुके थे। शायद बच्चे नींद के चक्कर में लाइव से हटने लगे थे। तभी मैंने कहा था कि इसके बाद जो अगला आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट डे पे लगाएंगे। लेकिन नेक्स्ट डे पे कुछ बच्चों की ख्वाहिश थी कि मैं सिलेबस को कवर कराऊं। मतलब सिलेबस तो हमारा वैसे पूरा हो चुका है, रिवीजन के लिए बच्चों ने बोला था। और मैंने 2-3 दिन रिवीजन क्लास चलाई भी, शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5-6 चैप्टर्स का रिवीजन कराया भी था लाइव में। लेकिन वहां पर मैंने देखा कि बच्चों की ज्यादा रुचि नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे जुड़े नहीं, और शायद जिन बच्चों ने मुझसे कहा था रिवीजन के लिए वो बच्चे भी हमारे साथ लाइव में नहीं जुड़े। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारा आधा बचा हुआ सेट था उसको पहले पूरा किया जाए और हम सेट पे ही चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन से हमारे जो बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं ये पिछले कुछ सालों से आए हुए हैं। और यही कारण है कि अगर इन क्वेश्चंस को हम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीट भी होते हैं और जिसका लाभ हमें 2026 की बोर्ड परीक्षा में मिल सकता है। ठीक है, तो बच्चों हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। चार के सभी खंड हम लगा चुके थे और पांचवें के खंड लगाना बाकी था और यहीं पे क्लास एंड हुई थी, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है पांचवें का ये 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहली बात तो पांचवें के जितने भी खंड है प्रत्येक खंड 3 नंबर का है, यानी टोटल इसमें 5 खंड मिलेंगे, का गा रा। ठीक है, ये टोटल 5 मिलेंगे और पांचों 3-3 नंबर के हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल नंबर काउंटिंग होगी वो पांचवें क्वेश्चन से आपको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा जहां तक उम्मीद करता हूं मेरी वॉइस जो है वो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और थोड़ा सा स्पीड के साथ भी मैं बोल रहा हूं, जिससे कि हमारे टाइम की जो है वो बचत हो जाए थोड़ी सी, है ना, जिससे आगे हमारे क्वेश्चन है जो टाइम के अंदर समाप्त हो जाए। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो सबसे पहले बात होती है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की। तो चलिए समझते हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है ना। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो यही पहले हेडिंग डालते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन हेडिंग होगा वो क्या होगा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। क्योंकि बहुत बच्चे कह रहे थे कि लाइट इशू है। अब बेटा लाइट इशू नहीं है, जिस दिन लाइव क्लास चलेगी उस दिन आप सभी लोग लाइव में प्रेजेंट रहेंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लासों का कैसा है, आप लोगों की संख्या बहुत कम आ रही थी, तो मेरा जहां तक प्लान बन रहा है क्लासों को बंद करने का। और आज मैंने उस पर नोटिफिकेशन डाला भी है व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, आपके कोचिंग वाले पे, कि क्लासें बंद कर दी गई। अगर बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो बेटा यहाँ ऑफलाइन में आपको इतनी दूर 1-2 बच्चे भाग के आते हैं, उनको पढ़ाते थोड़ा सा सही नहीं लगता है। मुझे लगता है फिर ऑनलाइन ही सही है ना। आपको वीडियो पे वीडियो मिलती रहेंगी समय समय पर, और लाइव जब क्लास है तो आप सारे लोग जुड़ जाइएगा, जिससे वहां पर एक आपका, आप घर पे भी हो, एक चीज तो आपको यहाँ आना नहीं पड़ेगा, जिससे आपको थकान नहीं होगी। दूसरी चीज, आप पढ़ते टाइम खाना भी खा सकते हो, है ना, साथ में चाय वगैरह पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना बिल्कुल माइंड फ्रेश करके एकदम से बिस्तर में बैठ के, है ना, क्योंकि शाम को ठंडी भी होती है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से घर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन चीज है आपका पढ़ाई के प्रति लगाव होना, और लगाव होना तभी मुझे दिखाई देगा जब मैं लाइव क्लास जब भी मैं लूं, आप क्लास में पूरी संख्या में वहां पर प्रेजेंट रहिएगा, है ना। आप जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आप ही को होने वाला है। बोर्ड एग्जाम को ज्यादा दिन है नहीं, जितना ज्यादा प्रिपरेशन करेंगे, अकेले प्रिपरेशन कोई नहीं करता, मैं जानता हूं, मैं भी कभी स्टूडेंट रह चुका हूं, है ना। लेकिन जब आप बैठेंगे क्लास के साथ में तो शायद आपका एक बार मूड बन जाए, है ना। तो इसीलिए आप लोग क्लास में लाइव जरूर आइएगा और कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा देर रुकने का, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जाने हैं, है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जो होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सिकंदर बनना है ना, क्या सिकंदर बनना है तो जलना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि सिकंदर ने पूरा विश्व जीता था, वो ऐसे नहीं जीता,
उसने लगातार प्रयत्न किया, उसने लगातार युद्ध लड़े, बिना थके बिना रुके, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, उसने हमेशा युद्ध के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला और वहां के क्षेत्रों को जीता, तभी जाकर वो सिकंदर कहलाया। घर बैठ के कोई सिकंदर नहीं होता। इसीलिए साथ में बने रहिएगा, लाइव चलेगी तो लाइव में आइएगा। आज चूंकि इंडिया का मैच भी है तो बच्चे मुझे लगता है कि लाइव आते नहीं, क्योंकि मैच के ज्यादा आजकल के जो बच्चे हैं वो मैच को ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां पर वो पढ़ाई से भी ज्यादा मैच को इंपॉर्टेंस देते हैं। इंडिया की बैटिंग सेकंड आने वाली है, इसीलिए मैंने लाइव क्लास नहीं चलाई, मैं रिकॉर्डेड वीडियो को ही वहां पे सेंड करूंगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की बात करेंगे। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? तो बच्चे ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। पहली चीज, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात याद रखेंगे। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या था? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। पहली चीज तो यहीं से समझ सकते हैं। और अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या था? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली में धारा प्रवाहित कर अगर उसके मान में लगातार परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो इसी घटना पर क्या है हमारा जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। ठीक है, इसी घटना पर आधारित है। हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक में धारा प्रवाहित कर मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा व विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्यारा बच्चा, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या था। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित था। इस सिद्धांत में क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण एक प्रकार की घटना है जिसमें दो कुंडलियां पास में रखी होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है प्यारा बच्चा, दो कुंडलियां कहां रखी होती हैं? एक दूसरे के पास में रखी होती हैं, जिनमें से किसी एक पर धारा प्रवाहित कर उसके मान में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। उसके मान में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? प्रेरित धारा व प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना पर क्या आधारित है? आपका ट्रांसफार्मर आधारित है और यही इसका सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद बात करिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर के चित्र की। और कौन सा ट्रांसफार्मर चाहिए हमें? ऊंचाई ट्रांसफार्मर चाहिए। तो जैसा कि बच्चा आप सभी लोग जानते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सभी आप जानते हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब होता है जो निम्न विभव को उच्च विभव की ओर लेकर जाए। जैसा कि आपके सामने एक चित्र प्रदर्शित है प्यारा बच्चा, ये चित्र ऊंचाई ट्रांसफार्मर का है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? दो कुंडलियां होती हैं। पहली कुंडली जो होती है उसमें मोटे तार के कम फेरे होते हैं। फिर से एक बार, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। पहली कुंडली में मोटे तार के कम फेरे होते हैं
और दूसरी कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। समझ गए? पहली कुंडली में मोटे तार के कम फेरे, दूसरी कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र है जिसमें हम देख पा रहे हैं ये प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग का मतलब हो गया, और प्राइमरी कुंडली या प्राथमिक कुंडली, सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब हो गया द्वितीय कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम दिखाई दे रही है, सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। बस अंतर होता है कि प्राइमरी कुंडली में तार मोटा होता है और सेकेंडरी कुंडली में जो होता है तार जो है वो तार कैसा होता है, वो तार पतला होता है। ठीक है, ये इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसके बाद में चित्र भी बन गया। अब इसकी कार्यविधि को बताना है, तो हेडिंग डालेंगे कार्यविधि। हेडिंग क्या डालेंगे प्यारा बच्चा? कार्यविधि। क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ये सिर्फ रिवीजन क्लास भी साथ में चल रही है। कहने का मतलब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे भी और साथ में रिवीजन भी होता जाएगा। तो कार्यविधि में क्या लिखते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, ये प्राइमरी क्वाइल है, ये वाली जो क्वाइल है, थोड़ा सा मैं इसको कलर में चेंज करूंगा क्योंकि वहां पर व्हाइट में व्हाइट दिखता नहीं। ये जो क्वाइल है प्राइमरी वाली, इस प्राइमरी क्वाइल में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक मेंस जोड़ देंगे। हम क्या जोड़ देंगे? वैद्युत मेंस का यहाँ पे संबंध कर देंगे। यानी यहां से जो धारा प्राप्त होगी वो कौन सी धारा प्राप्त होगी? वो निवेशी धारा या निवेशी वोल्टेज। यहां से कौन सी धारा प्राप्त होगी बेटा? निवेशी धारा। और यहां से जो निकलेगी वो निकलेगी निर्गत धारा। वो क्या निकलेगी प्यारा बच्चा? निर्गत धारा निकलेगी। ये चीज याद रखेंगे। इधर से निवेशी धारा, प्राइमरी क्वाइल का संबंध विद्युत मेन से किया जाता है। विद्युत मेन से करने पर क्या होता है, यहां से आपका विद्युत वाहक बल प्रवेश करता है। ठीक है, यहां से क्या करता है, आपका विद्युत वाहक बल प्रवेश करता है। और सेकेंडरी क्वाइल से क्या होता है, सेकेंडरी क्वाइल से आपका जो है वो विद्युत वाहक बल आपको इधर से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी सीधा सीधा लिख देंगे यहां पर कि विद्युत वाहक बल के स्रोत का संबंध, विद्युत वाहक बल के स्रोत का संबंध प्राथमिक कुंडली से कर देते हैं, प्राथमिक कुंडली से कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि प्राथमिक कुंडली का संबंध किससे होता है? इलेक्ट्रिक मेंस से होता है, वैद्युत मेंस से होता है। तो यहां पर विद्युत वाहक बल के स्रोत यानी विद्युत मेंस का जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो किससे कर देते हैं? वो प्राथमिक कुंडली से कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। आप सभी जानते हैं कि जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्यावर्ती धारा यहां पे प्रवाहित होती है। ठीक है, कैसी धारा प्रवाहित होती है? प्रत्यावर्ती। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो सिर्फ एसी के लिए होते हैं, ना कि डीसी के लिए। ये बात ध्यान रखेंगे। ट्रांसफार्मर का यूज सिर्फ एसी करंट के लिए होता है, डीसी करंट के लिए ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, जब एसी के लिए होता है तो आप सभी जानते हैं कि एसी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिव करंट जो होता है, वो एक सीधी रो में नहीं चलता है, वो एक तरह से कैसे वेव मोशन करते हुए चलता है ना। वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ठीक है, एसएचएम करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो एक वेव के रूप में चलता है इस तरीके से। और जब वो वेव के रूप में चलता है तो उसके क्या होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दर्शा रहा हूं, ये एक वेव की तरह चलेगा ऐसे। तो इसका जो एक पूर्ण चक्र होगा वो दो आधे चक्रों को मिलाकर बनता है। वो क्या होता है, वो दो आधे चक्रों को मिलाकर बनता है। एक आधा चक्र ऊपर के लिए और दूसरा आधा चक्र किधर होता है? नीचे के लिए होता है। समझ में आया? एक आधा चक्र ऊपर के लिए और दूसरा आधा चक्र किधर होता है? नीचे के लिए होता है। तो ये कुंडली जो होती है बेटा, ठीक है, इस कुंडली में क्या होता है, जो लोहे की क्रोड होती है, जो यहाँ पर स्थित होती है, लोहे की जो क्रोड होती है प्यारा बच्चा, वो क्या करती है? ठीक है, वो लोहे की क्रोड पहले आधे चक्कर में एक दिशा में घूमती है और दूसरे आधे चक्कर में दूसरे दिशा में घूमती है। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि प्रत्येक चक्र में, प्रत्येक आधे चक्र में क्रोड एक बार
एक दिशा में, एक बार एक दिशा में तथा दूसरी बार दूसरे आधे चक्र में, या ऐसे कह सकते हो प्रत्येक आधा चक्र लिख दिया, यानी दो आधे चक्र होते हैं, तथा दूसरी बार दूसरी दिशा में, दूसरी बार दूसरी दिशा में क्या होती है, घूमती है। और इसी क्रोड के दिशा बार बार परिवर्तन करने से या घूमने से क्या होता है, द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में क्या हो जाएगा प्यारा बच्चा, प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, यह कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। क्या होता है कि विद्युत वाहक बल के स्रोत का संबंध प्राथमिक कुंडली से कर देते हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रत्येक आधे चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में घूमती है या चुंबकित होती है, यहां पर चुंबकित भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बार दूसरी दिशा में घूमती है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा, ठीक है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। फैराडे के नियम के अनुसार इसमें क्या होगा, बताइए बेटा। फैराडे के नियम अनुसार इसमें क्या होगा कि द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे होने के कारण उच्च वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, जब विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो द्वितीय कुंडली में, अतः यहां पे लिख सकते हैं, अतः द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे होने के कारण, अधिक फेरे होने के कारण जो वोल्टेज है वो कैसी हो जाती है, वोल्टेज उच्च हो जाती है। वोल्टेज प्यारा बच्चा कैसी हो जाती है, उच्च हो जाती है। ठीक है, ये इसका क्या है, इसकी कार्यविधि है। ठीक है, और इसी वोल्टेज को प्राप्त कर लिया जाता है ना, या इसी वोल्टेज को क्या हो जाता है, यही वोल्टेज निर्गत हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा कि निम्न वोल्टेज को यह ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। यानी हम यहां पर लिख सकते हैं लास्ट में, अतः ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये बेटा हमारा ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन हो गया। अगर इसके लिए फार्मूले की बात है, चूंकि यहां पर जगह नहीं है, लेकिन फिर भी फार्मूला मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं। इसका जो फार्मूला होने वाला है, हालांकि आप जब इसको लिखते हैं तो विस्तार में लिखिएगा, ये थोड़ा सा मैंने छोटा करके लिखा है, जिससे कि आपको एक प्रकार से यहाँ पर रिवीजन क्लास है तो समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप अपने शब्दों में जब लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम ये एक पेज तो पूरा भरी है, समझा, पूरा एक पेज भर जाना चाहिए। इस तरह का लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला इसका होगा वो होता है VS अपॉन BP बराबर NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS। यहाँ पे धारा जो होती है वो फेरों की संख्या, जैसे सेकेंडरी प्राइमरी के बीच में कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, NS के जो समानता रखा है, जो सामने रखा है या समानुपाती रखा है, वो IP रखा है। ठीक है, ये बराबर होता है R के। R हमारा क्या है, R हमारा परिमाण अनुपात होता है, यानी हम कह सकते हैं
किन्हीं दो कुंडलियों के विभवांतरों के बीच के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर परमाणु अनुपात कह सकते हैं। प्राइमरी कुंडली या द्वितीय कुंडली के बीच के अनुपात को क्या कह सकते हैं, परमाणु अनुपात कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आप फेरों की संख्या भी ले सकते हो, आप वोल्टेज यानी विभव भी ले सकते हो और साथ में धारा भी ले सकते हो। ठीक है, किसी दो चीजों का आप अनुपात करा सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखेंगे यहाँ पर कि वोल्टेज के साथ में वोल्टेज ही होनी चाहिए, धारा के साथ में धारा ही होनी चाहिए। कहने का मतलब क्वाइल प्राइमरी और सेकेंडरी हो, लेकिन जो भी कंपोनेंट ले रहे हो, चाहे वोल्टेज हो, धारा हो या फिर आपके फेरों की संख्या हो, वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है प्यारा बच्चा, अगला जो क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी है। दूसरा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तीसरा है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर में 3 पॉइंट बिल्कुल फ्री के हैं, है ना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, बात करते हैं समांतर क्रम संधारित्र की, है ना, बात किसकी करते हैं, समांतर क्रम संधारित्र की। तो हम ले सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है बेटा, सभी ने पढ़ा है C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। ये फार्मूला हम सभी ने पढ़ा है कि जब प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो, जब प्लेटों के बीच क्या हो, वायु हो, अगर माध्यम कुछ और है, ठीक है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, तो उस कंडीशन में C बराबर क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। उस कंडीशन में C बराबर क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। यहां पर हम कह सकते हैं 3 हमारे पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स में क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट्स में लिखेंगे कि C जो है, C दूरी की कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। C दूरी की कैसी है बेटा, यहां पर देख सकते हैं C दूरी की कैसी है, व्युत्क्रमानुपाती है। जब C दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, उस कंडीशन पर क्या होगा बेटा, उस कंडीशन पर व्युत्क्रमानुपात का मतलब यही होता है कि जब एक राशि का मान घटता है तो दूसरी राशि का मान वैसे ही बढ़ता है। ठीक है, यानी जिस तरीके से यहां पर दूरी दोगुनी कर दी जाएगी, ठीक उसी तरह से धारिता जो है प्यारा बच्चा, वो कितना रह जाएगा, वो आधी रह जाएगी। धारिता कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी। यहां पर लिख सकते हैं अर्थात दूरी आधी करने, सॉरी दूरी दोगुनी करनी है, वहां पे दूरी दोगुनी करने पर धारिता आधी रह जाएगी। धारिता कितनी रह जाएगी प्यारा बच्चा, आधी रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा है कि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। प्यारा बच्चा, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, तो जैसे जैसे A बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे आपका C भी साथ में बढ़ता जाएगा। अगर ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, ये 10 गुना तो ये भी 10 गुना। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे एरिया का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी C भी बढ़ेगी। अर्थात क्षेत्रफल आधा करने पर, अब यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, क्षेत्रफल हो रहा आधा, धारिता करी मैं भी आधी, है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आधा करने पर, क्षेत्रफल आधा करने पर धारिता कितनी रह जाएगी प्यारा बच्चा, आधी रह जाएगी। धारिता कितनी रह जाएगी प्यारा बच्चा, आधी रह जाएगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 3 है यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए, है ना,
यदि प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भर दिया जाएगा, परावैद्युतांक भर दिया जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सॉरी परावैद्युत माध्यम है, ठीक है, मैं परावैद्युतांक बोल रहा हूं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, परावैद्युत माध्यम अगर भर दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन पर क्या होगा, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, अर्थात के का मान जितना ज्यादा होगा सी का मान उतना ही ज्यादा होगा। कहेंगे कि परावैद्युत भरने पर धारिता का मान बढ़ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा, कितना सरल और कितना छोटा यहाँ पे जो है हमारा आंसर है। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स एक नंबर के हैं, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने लिखा है इसी तरीके से आप लिखेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी। अगर माध्यम का परावर्तन के हो या परावैद्युत माध्यम के हो तो उस कंडीशन पे हम सी लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप इसको लिखेंगे उसके बाद में लिखेंगे प्रश्नानुसार नंबर 1 प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया है, इसके बाद ये ब्लैक पेन से लिखना है, इसके बाद ब्लू पेन से लिखेंगे चूंकि सी इनवर्स कैसा है, ये आपका जो है व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस कंडीशन पर हम कह देंगे कि जो डी है, डी कैसा है, धारिता का व्युत्क्रमानुपाती है, धारिता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कंडीशन में दूरी दोगुनी करने पर धारिता हमारी कितनी रह जाएगी प्यारा बच्चा, आधी रह जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। जब प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाएगा तो हमने पढ़ा था कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, अगर सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है तो जितना ए बढ़ेगा उतना ही हमारा सी बढ़ेगा। इस कंडीशन में क्षेत्रफल अगर आधा कर दिया गया इसका मतलब क्या है बेटा, धारिता भी कितनी रह जाएगी, आधी रह जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत माध्यम भरा जाएगा तो इस फार्मूले को भी हमने पढ़ा है कि सी समानुपाती होता है के, अर्थात परावैद्युत भरने पर भी धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है, परावैद्युत भरने पर भी धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश का व्यतिकरण। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारा बच्चा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे व्यतिकरण के बारे में। हम यहां पर लिखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, हेडिंग डालेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है प्यारा बच्चा, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसमें हमें लिखना है कि जब समान आयाम व आवृत्ति की दो तरंगे किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है, किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है। अतः इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। जब समान आयाम व आवृत्ति की दो तरंगें किसी भी माध्यम में अध्यारोपित होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है ना, जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता कम रह जाती है या कम होती है, न्यूनतम होती है, वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। यहाँ पर कुछ चीजें और भी बताना चाहूंगा कि संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या क्या जो होते हैं, नियम होते हैं। यहाँ पर अगर थीटा जो फाई है हमारा, है ना, फाई अगर 180 डिग्री है तो वहां पर होगा विनाशी व्यतिकरण, अगर फाई वहां पर जो है वो 0 डिग्री है तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे बता दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थ्योरी में आप जितना ये डिफिनेशन लिखने के बाद भी आप इसके प्रकार के बारे में भी लिख सकते हैं, और चाहे तो उन प्रकार की डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, संपोषी व्यतिकरण के बारे में लिख सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, जिससे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर मैंने सिर्फ व्यतिकरण की परिभाषा को ही डिफाइन किया है, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में इसके प्रकार के बारे में डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा जो आंसर है इसका उसको लेंथी करना है तब। इसके बाद में बात आती है विवर्तन की। विवर्तन क्या होता है? विवर्तन, जब विवर्तन की बात आए तो बेटा क्या होता है, विवर्तन व्यतिकरण से थोड़ा सा हटके एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारे या सिरे से टकराता है, किसी तीक्ष्ण या पतले किनारे या सिरे से टकराता है, तो वह उसकी तरफ आंशिक रूप से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के विवर्तन में क्या लिखना है, जब कोई प्रकाश किरण जब कोई थोड़ा सा ये जब दिख नहीं रहा है तो इसलिए थोड़ा सही लिखना, जब कोई प्रकाश किरण माध्यम में किसी तीक्ष्ण किनारे या पतले सिरे से टकराती है, पतले सिरे से टकराती है, तो वह उसकी ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। यह घटना प्रकाश का व्यतिकरण, ये घटना प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है, सॉरी विवर्तन कहलाती है। यहां पर थोड़ा सा स्लिप ऑफ हैंड हो रहा है और स्लिप ऑफ टंग भी हुआ है। यह घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई प्यारा बच्चा विवर्तन की। इसके बाद बात करते हैं व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। कई सारी शर्तें, यहां पर कुछ शर्तों के बारे में मैं जिक्र करता हूं। व्यतिकरण की शर्तें, शर्तें या प्रतिबंध, आपको पेपर में प्रतिबंध भी लिखने के लिए आ सकता है, शर्तें भी लिखने के लिए आ सकता है, तो दोनों का मीन्स कहीं ना कहीं एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिबंध लिखने के लिए या शर्तें लिखने के लिए आपको यही लिखना है। तो सबसे पहली शर्त क्या होगी, दोनों प्रकाश तरंगों की
दोनों प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य व आयाम बराबर होने चाहिए। दोनों प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य व आयाम कैसे होने चाहिए प्यारा बच्चा? बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? दोनों प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर समान होना चाहिए। दोनों प्रकाश तरंगों के बीच कलांतर समान होना चाहिए। दोनों प्रकाश तरंगों के बीच जो कलांतर है प्यारा बच्चा वो कैसा होना चाहिए? वो हमारा समान होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होगा, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए। जो रेखा छिद्र है प्यारा बच्चा वो कैसे होने चाहिए? वो सूक्ष्म होने चाहिए। ठीक है, दोनों प्रकाश स्रोत सूक्ष्म होने चाहिए। तो ये क्या होगी प्यारा बच्चा? ये पेचकार के लिए आवश्यक शर्तें होगी, दो चार शर्तें और भी हो सकती हैं और वो शर्तें आप याद करके इसमें ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आयाम आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है तो माध्यम के अंदर वो क्या करती हैं? वो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। जहां पर अधिक तीव्रता होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है और जहां पर तीव्रता प्रकाश की कम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होता है? जो फाई का मान होता है वो 180 डिग्री होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं विवर्तन की। तो विवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी तीक्ष्ण या नुकीले सिरे से टकराती है तो वो उस सिरे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। यह घटना हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। व्यतिकरण की शर्तों की बात करें तो व्यतिकरण की शर्तें सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन में यह आती है कि दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्ति और आयाम कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहली शर्त में ये लिखा है दोनों प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्ध्य व आयाम बराबर होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी शर्त के बारे में बात करेंगे तो दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच कलांतर भी समान होना चाहिए, यानी दोनों तरंगे साथ साथ छूटे और साथ साथ अध्यारोपित होनी चाहिए। तीसरा आपकी जो शर्त है वो होनी चाहिए दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के बहुत निकट होने चाहिए। और चौथी शर्त है दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए? बहुत ही सूक्ष्म होने चाहिए, बहुत ही पतले होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के बीच प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये हमारी दृष्टिकोण से, और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं व्हीटस्टोन सेतु की तरफ। क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु में? ये हमारे सामने जो आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है ये बेटा हमारा क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है। इसके बारे में चूंकि मैं लिखूंगा तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनता है। जब किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं से प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है और उनके अब कितने बेटा यहां पर जो आमने सामने की भुजाएं हैं, ठीक है, वो कितनी है? वो 2 है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहा है? हमें बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और साथ में कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी का हम यूज यहां पर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? जब यहां से सेल लगा देते हैं, ए और सी के बीच में बैटरी लगा देते हैं, बैटरी के बाद भी एक कुंजी लगा देते हैं। यहां से जो धारा आई प्रवाहित होती है प्यारा बच्चा, तो यहां पर जाके धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, I1 और I2। ठीक है, यहां पर धारा कितने भागों में बढ़ जाती है? यहां पर प्यारा बच्चा धारा 2 भागों में बढ़ जाती है।
इसके बाद में क्या होता है, अगर सेतु संतुलन में होगा तो उस कंडीशन में धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा, यानी ये धारा मापी वाली जो वायर है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होगा। ये चीजें आपको इसके बारे में लिखनी है। अब चर्चा करते हैं इसके जो सूत्र है, सूत्र के बारे में, उसकी भुजाओं के बीच संबंध दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, है ना। व्हीटस्टोन सेतु जो है वो किरचॉफ के नियम पर आधारित है। इसमें लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। और किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होता है, बंद पास होते हैं। तो यहाँ पर बंद पास हमारे कितने प्राप्त हो रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। यहाँ पर 2 बंद पास जो है वो हमारे शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बंद पास पहले की बात करता हूं, लिखेंगे बंद पास कौन कौन सा हो जाएगा, ए बी डी ए में क्या है प्यारा बच्चा, जैसा कि हम बढ़ते हैं इधर से, यहां पर I1 धारा प्रवाहित हो रही है किसमें, P वाले प्रतिरोध में। तो यहां पर लिखेंगे I1P, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एरो के साइड से चलोगे तो पॉजिटिव चलोगे, एरो के विपरीत चलोगे तो नेगेटिव चलोगे। यहां पे आने के बाद नीचे के लिए हमारी डायरेक्शन हो जाएगी, नीचे के लिए होगी तो प्लस लगेगा। प्लस जी में जो धारा बहेगी वो कितनी बहेगी, 0 बहेगी, क्योंकि अगर इस वाले वायर में धारा आई तो इसका मतलब क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु हमारा संतुलन में नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। इसीलिए इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी, क्योंकि जब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी तब तक सेतु कैसा रहेगा, संतुलन में रहेगा। तो A1P प्लस G मल्टीप्लाई 0, यानी गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इसके बाद माइनस लगेगा। रीजन क्या है, यहां पर हम पहुंच गए, यहां के बाद विपरीत डायरेक्शन में चलेंगे, उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, जबकि एरो हमारा नीचे के लिए है। यहां पर चिन्ह माइनस का लग गया और धारा इसमें बह रही है I2, धारा बह रही है I2 और प्रतिरोध हमारा कितना R। टोटल जो इनका आएगा वो कितना आएगा, वो 0 निकलेगा। टोटल इनका प्यारा बच्चा 0 निकलेगा। इसके बाद में क्या करेंगे, I2R को सेकंड साइड में लेकर जाएंगे तो I1P बराबर हो जाएगा I2R, क्योंकि G मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। समीकरण डाल देंगे नंबर 1। समीकरण क्या डाल देंगे प्यारा बच्चा, नंबर 1 डाल देंगे। इसके बाद चलेंगे दूसरे बंद पास की तरफ, आप लिखेंगे बंद पास। दूसरा बंद पास हमारा क्या है, BCDB, BCDB में। इसमें प्यारा बच्चा जैसा कि हम देखेंगे कि यहां पर एरो नीचे के लिए है, नीचे के लिए तो पॉजिटिव, यहां से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, और ये भी क्या है, हमारी अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला वाला वायर है BC में क्या होगा, BC में I3 धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन में I3 I4 यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो I1 है वो बराबर है I3 के। ठीक है, जिसको हम क्या मानेंगे, जिसको हम I1 ही मानेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो I2 धारा है वो बराबर किसके है, I4 के हैं, यहाँ पर इसके बराबर होगी। ठीक है, और जिसको हम I2 ही मानेंगे। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लिख लेंगे कि I1 Q माइनस, माइनस इसीलिए क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में लौट के आ रहे हैं। I4 है तो I4 की जगह पर हम I2 ही लिखेंगे। I2 S माइनस, इसमें जो धारा जाएगी वो 0 जाएगी, इसीलिए G मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। उस कंडीशन पर I1 Q और इस वाले को उधर लेके जाओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। माइनस का प्यारा बच्चा कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा I2S। समीकरण संख्या 2 हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई 2। समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करने पर देखते हैं क्या होता है बेटा। यहां पर है हमारा I1P बराबर I2R, डिवाइड करें तो अपान लगा दो, LHS वाले को LHS वाले से करेंगे और RHS वाले को RHS वाले से करेंगे। I2 से I2 कट गया, I1 से I1 कट गया। P अपॉन Q बराबर हो जा रहा है R अपॉन S। ये हमारा क्या है प्यारा बच्चा, ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं के बीच में रिलेशन है। ठीक है, इतना ही आपको हल करना है और ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम बहुत कम है, इंडिया की पारी चल रही होगी, मुझे भी देखना है, इसीलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को निपटा रहा हूं। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसको दोबारा से बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे बच्चा, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर अपॉन एम के। इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं कि R1, इसीलिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर एल स्क्वायर 1 अपॉन M1 अनुपात एल स्क्वायर 2 अपॉन M2 अनुपात एल स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन M3। ठीक है, इस तरीके का हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर अनुपात भी जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, लंबाइयों का अनुपात कितना दिया है, L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर 3 अनुपात 2 अनुपात 1 दे रखा है। M1 अनुपात M2 अनुपात M3 दे रखा है हमारा 1 अनुपात 2 अनुपात 3। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहां से वैल्यू को पुट कर दीजिएगा बच्चा। L1 का वैल्यू कितना है, अगर उसमें देखें तो 3 का स्क्वायर अपॉन M1 का 1 अनुपात L2 का 2 का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर 4 तो नहीं लिखेंगे इस बार, क्योंकि सबका स्क्वायर ही लिख रहे हैं, तो 2 ही लिखेंगे। M2 का कितना है 2 अनुपात L3 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन M3 का मान 3। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 बटा में 1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4 बटा 2 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 बटा 3 हो जाएगा, 2 से 2 4 काटोगे तो 2 आ जाएगा। 3 अपॉन में 3 से सबके लिए गुणा कर दो, 9 3 27 अनुपात 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 से गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा और कितना जाएगा 1। यानी प्यारा बच्चा हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया R1 अनुपात R2 अनुपात R3। कितना प्यारा सा हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सीधा सा फंडा है, सीधा सा फार्मूला है, उसी में वैल्यू रखी है और वहीं से हमने आंसर को निकाला है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो प्रतिरोध होता है प्यारा बच्चा वो क्या होता है, वो लंबाई और लंबाई के स्क्वायर अपॉन एन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहीं से आपका ये समीकरण जो है बन जाएगा और सॉल्व को सॉल्यूशन कर पाएंगे, है ना, सवाल का सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वाह, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करेंगे, हम 2 उत्तल लेंस बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे 2 उत्तल लेंस है, इसकी एक जेरॉक्स कॉपी निकालेंगे, इसको टच में लाएंगे तो ये संपर्क में रखें। इसके बाद में प्यारा बच्चा हम क्या करेंगे, हम इसमें एक अक्ष बनाएंगे। इस अक्ष पे क्या करना है, अभी आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट और रख दिया। इस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है वो पहले लेंस द्वारा दूर बन रहा है आई पे, पहले लेंस द्वारा कहां पे बन रहा है, आई पे बन रहा है, आई डैश मान सकते हो क्योंकि दूसरे द्वारा भी प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी जो डिस्टेंस है प्यारा बच्चा वो कितनी है, वो हमारी वी डैश है। दूसरे लेंस द्वारा इसी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, दूसरे लेंस द्वारा इसी का जो प्रतिबिंब है वो हमारा आई पर बनेगा। वो कहां पर बनेगा, वो आई पर बनेगा। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो बी होगी, सॉरी डैश नहीं होगी यहाँ पर, वो धोखे से लगा है, कितनी होगी, बी होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डायग्राम है। पहले लेंस की फोकस दूरी को कितना मानेंगे, पहले लेंस की फोकस दूरी को f1 मान सकते हैं, दूसरे लेंस की फोकस दूरी को f2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे f1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा f2। पहले लेंस द्वारा, पहले लेंस द्वारा, ठीक है, कौन से सूत्र लगाएंगे, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र बेटा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले लेंस द्वारा जो वस्तु u दूरी पर रखी है वो उसका प्रतिबिंब आई डैश पे बन रहा है, जिसकी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, बी डैश। यानी यहाँ पर जो चेंज करना है वो प्रतिबिंब की डिस्टेंस में करना है, कितना हो जाएगा, एफ डैश। चूंकि पहला लेंस है, पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना है, इसलिए इसकी फोकस दूरी f1 हो जाएगी। इसको डाल देंगे बेटा समीकरण संख्या 1। अब बात करते हैं दूसरे लेंस द्वारा, बात करते हैं दूसरे लेंस द्वारा। ये भी किसका सूत्र लगेगा, लेंस का सूत्र इसमें भी लगाएंगे और इस कंडीशन में लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, लेंस हमारा दूसरा है, दूसरा लेंस होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आई पर बनता है, आई की डिस्टेंस कितनी है, b है, बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पर भी है।
लेकिन वस्तु का काम करेगा बेटा। यहाँ पे देखिए कौन सी तरंग आ रही है, जो आई डैश पे बन रही है, इसीलिए वस्तु का काम यहाँ पर कौन करेगा, आई डैश करेगा, और आई डैश की डिस्टेंस कितनी है, बी डैश है। यानी यहाँ पर यू नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, यू नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ पर मेरा बच्चा वी डैश बनेगा। इसको डाल दो समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 प्लस सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, यहां पर इसको जोड़ते हैं, एलएचएस प्लस एलएचएस, 1 बटा F1 बटा 1 बटा F2 बराबर, यहां पर लिखेंगे 1 बटा वी डैश माइनस 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी माइनस 1 बटा बी डैश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये समीकरण संख्या फर्स्ट है और ये समीकरण संख्या सेकंड है, बीच में क्या हो रहा है, बीच में पॉजिटिव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एलएचएस में एलएचएस जोड़ेंगे, आरएचएस में आरएचएस जोड़ेंगे। यहां से आप क्या कर सकते हैं प्यारा बच्चा, ये जो है वो एक प्लस का एक माइनस का बिल्कुल कट जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 बराबर 1 बटा V माइनस 1 बटा U, क्योंकि 1 बटा V हमारा पॉजिटिव है, इसको आगे रखेंगे तो बेटा कैसा रखेंगे, प्लस वाली चीज को आगे रखते हैं, माइनस वाली चीज को पीछे रखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम पहले ही लगा चुके हैं लेंस का फॉर्मूला, जहां पर हमने डैश और बी नहीं लगाया, बी डैश नहीं लगाया था, तो 1 बटा बराबर लिखा था 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू। यहाँ पर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू है पहले से ही, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बटा एफ, यानी हम लिख सकते हैं 1 बटा एफ बराबर 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2। ये हमारा क्या है, ये हमारा दो संपर्क में रखे लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र है, ठीक है। ये क्या है, संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अब 5 नंबर के क्वेश्चन आ गए बेटा। यार ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर के आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। ये तो पूर्ण तरंगकारी वाला है फिलहाल, लेकिन एक क्वेश्चन और है अर्धतरंगकारी का। दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन है और लास्ट वाला चैप्टर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। दरअसल इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे पीएन संधि डायोड की, कि पीएन संधि डायोड होता क्या है, ठीक है। चलो थोड़ा सा पिन का कलर चेंज करते हैं, पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड जो है वो क्या है, ठीक है। चलो इसकी डिफिनीशन के बारे में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो पीएन संधि डायोड में क्या होता है, इसमें एक पी प्रकार के अर्धचालक को विशेष विधि द्वारा n प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है। जो निकाय डायोड बल्ब की भांति कार्य करता है। डायोड बल्ब की भांति कार्य करता है। याद रखेंगे कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। तो पीएन संधि डायोड एक ऐसा संधि डायोड होता है जो डायोड बल्ब की तरह कार्य करता है। डायोड बल्ब, यहाँ पे बल्ब लिखना चाहिए था, बल्ब लिख गया हूं मैं। ये किसकी तरह काम करता है, डायोड बल्ब की तरह कार्य करता है, ठीक है। या कह सकते हैं जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो बना निकाय एक डायोड बल्ब की भांति कार्य करने लगता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम पीएन संधि डायोड कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसे कैसे प्रयोग किया जाता है। दरअसल इसमें होता क्या है, इसमें ट्रांसफार्मर की जो दो कुंडली होती है, आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियों का प्रयोग होता है, 2 कुंडलियों का प्रयोग होता है। तो पहली कुंडली का संबंध हम किससे करते थे, पहली कुंडली का संबंध निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी से कर देते हैं, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर की
प्राथमिक कुंडली का संबंध, कुंडली का संबंध प्रत्यावर्ती धारा मीन्स, प्रत्यावर्ती धारा मीन्स से कर दिया जाता है, धारा मीन्स से कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली का संबंध प्रत्यावर्ती धारा मीन्स से कर दिया जाता है, जैसा कि हमने चित्र में यहाँ पे दर्शाया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां, पहली कुंडली का संबंध किससे कर दिया, पहली कुंडली का संबंध हमने प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से या निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी से कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली का संबंध जो सिरा ए और बी होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तथा द्वितीय कुंडली का संबंध, द्वितीय कुंडली का संबंध। अब द्वितीय कुंडली का संबंध जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द्वितीय कुंडली के कितने सिरे हैं, दो सिरे हैं, ए और बी। ए सिरे का भी संबंध पी से और बी सिरे का भी बी, जो दूसरा सिरा बी है उसका भी जो डायोड है, डायोड के पी सिरे से कर दिया जाता है। दूसरी कुंडली का संबंध डायोड D1, डायोड D1 बार D2 के पी सिरे से कर दिया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। देखिए बेटा, ये ट्रांसफार्मर की दो कुंडलियां हैं, ये पहली कुंडली है, ये कैसी कुंडली है, दूसरी कुंडली। पहली कुंडली का संबंध प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज एसी से किया है। दूसरी कुंडली का संबंध, अब दूसरी कुंडली के सिरा एक ए है एक बी है, ए सिरे का संबंध डायोड D1 से, बी सिरे का संबंध किससे कर दिया है, डायोड D2 से कर दिया। तो यहाँ पर मैंने वही चीज लिखी है कि द्वितीय कुंडली का जो संबंध होता है वो डायोड D1 बार D2 के पी सिरों से कर दिया जाता है तथा एन सिरों को आपस में मिला दिया जाता है, तथा एन सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। आपस में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, अब हम एक लोड प्रतिरोध लगाते हैं, ये लोड प्रतिरोध है जहां से निर्गत वोल्टेज भी हमारी प्राप्त होती है। तो लोड वोल्टेज को क्या करते हैं, हम द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु और जो डायोड D1 D2 के हैं इसके एन सिरों से जोड़ देते हैं। ठीक है, तथा लोड प्रतिरोध का संबंध, तथा लोड प्रतिरोध का संबंध। अब लोड प्रतिरोध का संबंध किससे किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु, द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु यहां पर तो ई दर्शाया गया है, कुछ भी अंक दर्शाया गया हो आप वही वहां पे लिखेंगे। तो यहां पर ई लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे नहीं लिखूंगा कि मध्य बिंदु तथा दोनों डायोड के एन सिरों, दोनों डायोड के एन सिरों से कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं प्यारा बच्चा, इसके बाद में हम नेक्स्ट पेज लेंगे। नेक्स्ट पेज पे भी यही चित्र बनाएंगे, क्योंकि आप चित्र की सहायता से अगर कोई चीज लिखते हो तो वो गलत नहीं होगी, और रटकर अगर आप लिखते हो तो आप हो सकता है गलत भी लिख जाओ, है ना। तो यहाँ पर ये चित्र है जिसकी सहायता से मैं लिख रहा हूं। आगे हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, आगे हमें लिखना है, इसमें क्या करना है, क्योंकि आप जानते हो कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो एक वेव की तरह काम करती है, यानी एक वेव की तरह चलती है, एसएचएम में चलती है। और जब एसएचएम में चलती है बेटा, उस कंडीशन पर हम क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि पहले आधे चक्कर में वो पॉजिटिव होती है, दूसरे आधे चक्कर में वो निगेटिव होती है। ठीक है, चलो निगेटिव का पॉजिटिव का और छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन में इसमें क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन में ए सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो यही लिखेंगे। ठीक है, कि पहले आधे चक्र में, पहले आधे चक्र में जो प्रथम सिरा है, प्रथम सिरा ए पॉजिटिव धनात्मक तथा बी ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। बेटा जब पहले आधे चक्र में प्रथम सिरा ए धनात्मक हो जाएगा और बी सिरा कैसा हो जाएगा, बी ऋणात्मक हो जाएगा, उस कंडीशन पर क्या होगा, D1 जो हमारा है वो अग्र अवनत में पहुंच जाएगा और D2 हमारा जो है वो कैसे अवनत में पहुंच जाएगा, पश्च अवनत में। ठीक है, जिससे D1 अग्र अवनत या अग्रदिशिक, आप जो शब्द यूज करना चाहो कर सकते हो, अग्रदिशिक तथा D2 पश्च दिशिक, पश्च दिशिक हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि धारा का प्रवाह सिर्फ अग्रदिशिक कंडीशन में ही होता है, पश्च दिशिक कंडीशन में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अर्थात हम यहां पे लिख सकते हैं, अतः धारा D1 से प्राप्त होगी और लोड प्रतिरोध में, और लोड प्रतिरोध में C से D की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, ये कौन से कंडीशन की बात हो रही है, ये बेटा प्रत्यावर्ती धारा के पहले आधे चक्र की बात हो रही है। ठीक है, क्या होगा कि पहले आधे चक्र में जो होगा, प्रथम सिरा जो ये है वो पॉजिटिव हो जाएगा, द्वितीय सिरा भी निगेटिव हो जाएगा। इस कंडीशन में पहला डायोड D1 हमारा अग्रदिशिक में पहुंचेगा, D2 हमारा पश्च दिशिक में पहुंचेगा। अग्रदिशिक से धारा का प्रवाह होता है, इसलिए D1 हमारा धारा का प्रवाह करेगा, लेकिन D2 धारा का प्रवाह नहीं करेगा, यानी D2 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब बात करते हैं अगले आधे चक्र की। अगले आधे चक्र में ए सिरा ऋणात्मक तथा बी सिरा धनात्मक हो जाता है। अतः, या जिससे भी लिख सकते हो, जैसे ऊपर लिख रहा है बिल्कुल वैसा भी लिख सकते हो, जिससे D1 पश्च दिशिक व D2 अग्रदिशिक हो जाता है। अतः D2 से धारा प्रवाहित होगी, D2 से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, इस बार क्या होगा, अगले आधे चक्र में क्या होगा बेटा, ए सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, बी सिरा आपका जो है वो धनात्मक हो जाता है, जिससे D1 आपका पश्च दिशिक में पहुंच जाएगा और D2 आपका अग्रदिशिक में हो जाएगा। इस कंडीशन पर क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पश्च दिशिक में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात D1 कोई भी धारा प्रवाह नहीं करेगा। धारा का प्रवाह हमेशा अब किससे होगा, अब D2 से होगा। ठीक है, धारा का प्रवाह किससे होगा, D2 से। लेकिन लोड प्रतिरोध में, परंतु लोड प्रतिरोध में धारा जो होगी बेटा, वो C से D की ओर ही प्रवाहित होगी,
ठीक है। और जहां लोड प्रतिरोध में जो सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, यहीं से हमें निर्गत धारा, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होती है। अतः लोड प्रतिरोध से, लोड प्रतिरोध से धारा प्राप्त हो जाती है। अगर इसका ग्राफ बनाओगे बेटा पीएन पूर्ण तरंगकारी का, तो इसमें क्रमागत एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है, बिल्कुल ऐसा बनेगा जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया। मतलब एक भी चक्र खाली नहीं जाएगा, प्रत्येक आधे चक्र में हमें धारा तो प्राप्त होगी, वो एक ही दिशा में प्राप्त होगी, पहली चीज तो। इसलिए सारे जो वेरिएशन बनाए वो ऊपर के लिए बनाए, ठीक है। एक ही दिशा में प्राप्त होगी और प्रत्येक आधे चक्कर से प्राप्त होगी, पहली चीज तो ये भी है, धारा जो है वो प्रत्येक आधे चक्कर से प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो हमारा डायग्राम बन चुका है और पूरा क्वेश्चन भी हो चुका है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है प्यारा बच्चा, वो क्वेश्चन है अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त परीक्षणों से परमाणु संरचना के बारे में देखिए। ये क्वेश्चन आपको भली बात आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। अल्फा कण प्रकीर्णन जो था वो रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन वैज्ञानिक रदरफोर्ड, वैज्ञानिक रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने कब किया था प्यारा बच्चा? ये किया था 1911 के लमसम, ठीक है, 1911 में किया था, जिसमें पोलोनियम से प्राप्त, पोलोनियम एक प्रकार का तत्व होता है, पोलोनियम से प्राप्त अल्फा कणों की बमबारी सोने की चादर पर कराई तथा निष्कर्ष दिए। विस्तार से आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बता देना चाह रहा हूं। जैसे कि पहला निष्कर्ष दिया था कि पदार्थ का अधिकतम भाग खाली है, अधिकतम भाग कैसा है? खाली है। खाली है कह सकते हो, रिक्त है कह सकते हो। क्या हुआ था दरअसल, जैसे उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी सोने की चादर पे कराई तो बहुत सारी कण ऐसे थे, बहुत सारी कीड़े ऐसी थी जो बिल्कुल सीधी गुजर गई, जिसके कारण से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ का अधिकतम भाग जो है वो कैसा है? वो खाली है, खोखला है या फिर रिक्त है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि पदार्थ के अंदर कोई ठोस पदार्थ है, कोई ठोस पदार्थ अति सूक्ष्म स्थान में स्थित है, अति सूक्ष्म स्थान में स्थित है। दरअसल ये सिद्धांत कब दिया? जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी सोने की चादर पे कराई तो अधिकतर कीड़े तो खाली गई, लेकिन कुछ कीड़े ऐसी थी जो कुछ न्यून कोण पर जो है वो विक्षेपित हो रही थी। वहां से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ के अंदर कोई ना कोई तो ऐसा पार्ट है जरूर है, जिसके कारण से ये कीड़े जो है वो परावर्तित होकर जा रही है, जिसके कारण उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पदार्थ के अंदर कोई ठोस पदार्थ अति सूक्ष्म स्थान में स्थित है। तीसरा, जब उन्होंने देखा कि बहुत सी कीड़े ऐसी है जो जिस एंगल से गई थी उसी एंगल से वापस आ रही है, ठीक है, यानी जैसे सीधे गई थी और सीधे ही वापस आ गई, इससे ये निश्चित हो गया, ठीक है। तीसरे पॉइंट में क्या हुआ था? निश्चित हुआ कि पदार्थ के अंदर अति सूक्ष्म ठोस पदार्थ है, अति सूक्ष्म ठोस पदार्थ है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पर्णालिका क्या होती है? एक लंबी धारावाही पर्णालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। पर्णालिका दरअसल क्या होती है? जैसे कि ये कोई लोहे की रॉड है,
इस करोड के ऊपर अगर मैं किसी भी धातु के तांबे के तार मान सकते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम के तार मान सकते हो, इनको लपेट कर, ठीक है, इनके ऊपर लपेट कर, ठीक है, जो भी निकाय बनेगा वो क्या कहलाएगी, वो हमारी प्रणालिका कहलाएगी। इसके बाद में एक डेरिवेशन भी है कि लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का हमें क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। तो प्यारा बच्चे, व्यंजक हम कैसे प्राप्त करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगर ये हमारे पास डायग्राम होगा, बिल्कुल उसका कुछ अंश मिला है, कुछ अंश हम इसमें बना लेंगे। जैसा कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक आपकी प्रणालिका है, सोलेनॉइड है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके द्वारा से हम आपका ये जो डेरिवेशन है वो कराएंगे। इस चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो पीली तरंगे दिखाई दे रही है, इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक आयताकार कोई क्षेत्रफल रखते हैं। इस क्षेत्रफल का नाम हम रखते हैं ए बी सी डी। अब दरअसल जो टोटल ये पूरा जो लूप है ए बी सी डी, इस टोटल से जो चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, एम्पियर का पर्वतीय नियम लगेगा बेटा। एम्पियर का पर्वतीय नियम आपने क्या पढ़ा है, ए बी सी डी। यहां पर रेखीय समाकलन होगा किसी चालक तार की लंबाई के अंदिश। तो यहाँ पर ये कोई तार ही था एल लंबाई का, जिसको हमने मोड़कर क्या बना लिया, एक लूप बना लिया एबीसीडी। तो इस पूरे बंद परिपथ यानी एबीसीडी से जो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन होगा वो बराबर हमेशा कितना होता है, वैसे तो आप सभी को पता है, वो बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई के। चूंकि एकांक फेरे में, एकांक फेरे में क्या करना है, धारा जो होगी वो आई होती है। एकांक फेरे में धारा कितनी है, आई, ठीक है। या एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरे, फेरे वो हमने कितने मान लिए, वो हमने मान ली एन। संपूर्ण लंबाई में फेरे, ये चीजें पहले ही मान के चलनी है। संपूर्ण लंबाई में फेरे वो हो जाएंगे एन एल, यानी लंबाई के गुना हो जाएंगे, एन गुना, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, ये साइड में लेके चलनी है। ये हमने सूत्र पढ़ा है, हमने पढ़ा है समाकलन b इंटू डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। पूरे परिपथ का करेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि समाकलन ए बी सी डी बी इंटू डी एल बराबर, अब इसकी प्रत्येक लंबाई का अलग अलग कर देना है। जैसे ए बी का अलग करेंगे तो समाकलन का साइन लगाएंगे ए से बी की ओर, बी इंटू डी एल प्लस समाकलन का फिर से साइन लगाएंगे बी से सी की ओर, तो लिखेंगे बी से सी बी इंटू डी एल प्लस समाकलन का साइन लगाएंगे सी से डी की ओर, यहां पर सी इधर डी, यहां पर लिख लेंगे बी इंटू डी एल प्लस समाकलन का साइन लगाएंगे प्यारा बच्चा, और हम क्या लिखेंगे डी से ए की ओर, डी से ए की ओर बी इंटू डी एल। अब यहां पर प्यारा बच्चा एक चीज और देखनी, कुछ चीजों को हम साइड में और लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि ए से बी की ओर छोड़ दो, बाकी बी से सी की ओर बी इंटू डी एल। दरअसल इस लंबाई के लिए क्या होगा, इस लंबाई के लिए जो आंसर होगा हमारा वो 0 होगा। रीजन क्या है, आप देख पा रहे हैं कि बी और सी कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये वाला एंगल कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन, अगला जो लूप है हमारा वो किसके लिए, वो हमारा है ए से डी की ओर, यानी डी टू ए बी इंटू डी एल। ये भी हमारा 0 होगा। रीजन क्या है, रीजन इसका है कि जो एंगल प्राप्त हो रहा है हमें, एंगल प्राप्त हो रहा है 90 डिग्री। एंगल कितना प्राप्त हो रहा है, 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आदेश गुणनफल हमेशा क्या आता है, हमेशा cos थीटा आता है, और cos 90 का मान कितना होता है प्यारा बच्चा, 0 होता है। इसलिए यहाँ पर एंगल हमारा प्राप्त हो रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, b इंटू डी एल बराबर क्या होता है, वेक्टर दोनों के लगे होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा b इंटू डी एल कॉस थीटा। क्या जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा का बार रखा जाता है, इसीलिए एंगल यहाँ पर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उसके बाद में बात एक और आती है सी से डी की ओर वाले में। सी से डी की ओर समाकलन सी से डी की ओर बी इंटू डी एल बराबर भी 0 होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है, जिसके कारण से बी 0 होने के कारण से ये पूरा जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब तीन चीजें 0 हो चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या है, समाकलन b इंटू डी एल ए बी
सी डी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी बी इंटू डी एल। चूंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर इस तरीके से संपूर्ण लंबाई के फेरे अगर देखे जाएं तो यहां पर हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एन एल आई। ठीक है, संपूर्ण लंबाई में फेरे आपके कितने, एन एल है, तो इसलिए संपूर्ण लंबाई में जो धारा होगी, संपूर्ण धारा वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी म्यू इंटू एन एल आई के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू सीधे पुट ऑन कर देते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका, इसको जरा सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो b इंटू समाकलन a से b की ओर, और ये इंटू में क्या रह जाएगा, dl रह जाएगा, जिसका यहां पर रह जाता है b इंटू एल। ये कितना रह जाएगा, b इंटू एल। यहां पर अगर इसकी वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, इसकी वैल्यू हमारी आई है म्यू नॉट इंटू एन एल आई। यहां से एल से एल कट जाएगा और b बराबर हमारा कितना जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई आ जाएगा। ये इसका क्या है, इसका सोल्यूशन है बेटा, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक समांतर एक लंबाई का तार खींचा था, उस तार को मैंने एक लूप में चेंज कर दिया। ठीक है, और लूप में चेंज करने के बाद क्या लिखा मैंने ए बी में देखो क्या है, ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से, इसलिए यही जीरो नहीं हुआ, बाकी ये लंबा था इसलिए जीरो हुआ। यहाँ पर जीरो इसलिए हुआ क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हमारा जीरो था। जब तीन चीजें हमारी जीरो हो जाती है तो बाद में बचती एक चीज, तो यहाँ पे आपको पता है कि लंबाई के अंदर जब आप उसका समाकलन करते हैं तो लंबाई निकल के आती है पूरी, तो यहाँ पर आई लिख दिया, तो इसका जो समाकलन होगा वो bl आ जाएगा। लेकिन बात आती है यहाँ पर b इंटू dl एबीसीडी की, तो एबीसीडी में क्या हमारी संपूर्ण धारा यहाँ पे लिखनी थी, तो चूंकि धारा तो आई थी, लेकिन अगर इसको चेंज करेंगे इस तरीके से कि अगर एकांक फेरे में धारा आई है तो एकांक लंबाई में फेरे कितने होंगे, एन होंगे, और संपूर्ण लंबाई में अगर फेरों की संख्या बात करें तो एन एल हो जाएगी, और संपूर्ण धारा की बात करें तो यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसीलिए मैंने लिखा था एन एल आई। ठीक है, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू थी वो म्यू नॉट इंटू एन एल आई थी, यहाँ पर इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट ऑन कर दी। वैल्यू पुट ऑन करने के बाद मैंने क्या देखा कि एल दोनों तरफ है, एल को एल से काट दिया, यहाँ पर मिलेगा बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई। ये आपको क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4 eV है, इस पर 3 गुणा 10 की पावर 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है और सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर b बराबर प्रश्नवाची चिन्ह है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि W बराबर कितना है, 4 eV। W को बदलना है जूल में, तो 4 मल्टीप्लाई 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। अब जूल में कैसे चेंज किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया है, 16 चौको 64 होते हैं। W बराबर 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। इसके बाद बात करते हैं, ये हर्ट्ज की आवृत्ति दे रखी है। ठीक है, आवृत्ति दे रखी है तो ऊर्जा निकालेंगे, E बराबर हमारा होता है एच न्यू, एच का मान होता है 6.6 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 15, ये न्यू की वैल्यू है। और 66 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो 198 आएगा, पॉइंट 1 के बाद, तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 15 19 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर -4 बचेगा। तो ये हमारा भी काय में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अधिकतम वेग की। वेग की बात करेंगे तो E के बराबर निकालना है, E के बराबर कितना। ठीक है, E के बराबर हमारा जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, E की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम लिखेंगे E बराबर W प्लस E के। ठीक है, ये लिखोगे, इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे अपने लोग। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। अब इस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मुझे लग रहा है, प्लांक के नितांक के मान में शायद यहाँ पर 31 होता है, सॉरी यहाँ पर 34 होता है, यही मिस्टेक हो गई थी। मैं वही तो सोचूं कि यहाँ पर प्लांक का नितांक लगाना है, एच तो 6.6 गुणा 10 की पावर 34 होता है, 34 में से 15 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 19 बचेगा। बाकी सब कुछ सही है बच्चा। इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू जैसे ही पुट ऑन करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू पुट ऑन करेंगे, ई का मान कितना है हमारा, ई का मान है 19.8 गुणा 10 की पावर -19। डब्ल्यू का मान अगर देखा जाए तो डब्ल्यू का मान हमारा कितना है, 6.4 गुणा 10 की पावर -19।
प्लस में हमारा कितना हो गया, प्लस में हमारा ई के हो गया। अगर हम W के मान को सेकंड साइड में चेंज करें, ट्रांसफर करें, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ई के बराबर जो होगा वो हो जाएगा 19.8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 माइनस 6.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। यहाँ पर 10 की पावर माइनस 19 को कॉमन कर लेंगे और अंदर हमारा बचेगा 19.8 गुणा घटाई दो, वो कॉमन कर चुके हैं हम लोग, तो माइनस में आ जाएगा 6.4। यहाँ पर घटा के देखेंगे 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, 19 में 6 गए तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये ई के का वैल्यू आ गया। अब हम निकालेंगे ई के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर 13.4 गुणा 10 की पावर माइनस 19। यहां से b बराबर लिखेंगे तो रूट में आ जाएगा, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 गुणा 13.4 गुणा 10 की पावर माइनस 19 अपॉन, और m की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर फोटॉन आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर m की वैल्यू की बात करिए तो m आएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर माइनस 31। b बराबर हो जाएगा 9 का 3 आ जाएगा, 19 को ऊपर लेके जाओ 16 हो जाएगा, 16 का यहाँ पर आ जाएगा गुणा 10 की पावर 8, है ना, 16 का कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 8। ऊपर को भी एक ही लिखेंगे और रूट में हमारा आ गया 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 26.8। 26.8 का हम रूट निकालेंगे, कितना आएगा 26.8 का हमें रूट निकालना है। रूट का इस तरीके से करेंगे, एक जीरो इधर जोड़ सकते हैं जोड़ा बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 चौक 16, 5 25, 5 का लगेगा, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 1.80, 5 5 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद में कितने का लगा सकते, पॉइंट तो लग ही जाएगा फिलहाल, ठीक है। अब 8 का फिलहाल 1 का ही लगेगा, 1 एकम 1, 10 एकम 10, 101, कोई बात नहीं, 2 का लगाते तो ज्यादा हो जाता, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। b बराबर आ जाएगा 5.1/3 गुणा 10 की पावर माइनस 8। जब भाग करोगे तो 17 51, 17, 1.7 गुणा 10 की पावर माइनस 8। ये इसका जो क्या है, ये इसका वेग आएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है बेटा, ये इसका वेग आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो ही जाता है पॉइंट में, ठीक है। फिलहाल ये आंसर जो आपका पॉइंट के बाद 1 डिजिट आंसर बिल्कुल क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा जो माइंड हो गया था, स्लिप ऑफ माइंड हो गया था, इसीलिए वहां पर 19 लिख गया, लेकिन 10 की पावर माइनस 34 होता है, और बाकी टोटल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइम भी हमारा बहुत काफी होने वाला है, 11 बजने वाली है। ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब दो क्रासिक पोलराइड के बीच एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है तब पारगमिक प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। क्योंकि मैं थ्योरी के माध्यम से ऐसे समझा दे रहा हूं क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है और मैं इसको यहाँ पर बोर्ड पे लिखने में काफी टाइम खर्च होता है। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, दरअसल जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड जैसे पदार्थ से होकर गुजरता है तो पोलराइड क्या करता है, समस्त दिशाओं में होने वाले कंपनों को अवशोषित करके सिर्फ एक प्रकार के कंपनों को ही निकलने देता है, ठीक है। तो जो एक प्रकार के कंपनों सहित प्रकाश निकलता है उस प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश या सभी दिशाओं में कंपन करता हुआ प्रकाश किसी पोलराइड जैसी वस्तु में प्रवेश करता है तो उधर से सिर्फ एक ही प्रकार के कंपन बाहर निकल सकते हैं, ऐसे प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जब दो क्रासित पोलराइडों के बीच एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है तब पारगमिक प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। दरअसल क्या होता है कि एक पोलराइड ये है, एक पोलराइड ये है, जब इन दोनों पोलराइडों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर मिलाया जाता है तो उस समय जो प्रकाश की तीव्रता होगी, जो प्रकाश की तीव्रता होगी बेटा, वो तीव्रता कितनी होगी, वो तीव्रता 0 होगी। ये पोलराइड ये है, ये पोलराइड बी है। लेकिन जैसे ही इसके बीच एक पोलराइड और रख देते हैं, इस पोलराइड को रखने से क्या होगा, प्रकाश की जो तीव्रता होगी, प्रकाश की तीव्रता वो शून्य नहीं होगी, वो कुछ तीव्रता हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज है कि जब एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है तब पारगमिक प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तीव्रता में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन किसके नियम के अनुसार, माइलस के नियम के अनुसार, वो परिवर्तन हम माइलस के नियम से प्राप्त करते हैं, जो कि हमारा है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइलस का नियम है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं,
हम इसका जो है आंसर निकालते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे याद रखेंगे, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है और थीटा बराबर 90 डिग्री है, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर 90 डिग्री है, ये किसके लिए बात हो रही है? ये बेटा पोलराइड ए बाय सी के लिए बात हो रही है, ए बाय सी के लिए। यानी इन दोनों के बीच अगर थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री है, उस कंडीशन में आई जो होगा वो कितना होगा? वो प्यारा बच्चा 0 होगा। लेकिन अगर ए बाय सी के बीच थीटा जो होगा वो 45 डिग्री होगा, ए सी के बीच थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो आई शून्य नहीं होगा, आई जो है तीव्रता जो है वो शून्य नहीं होगी। ठीक है, इसको आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एक बार से फिर समझा दे रहा हूं। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? जब कोई अध्रुवित प्रकाश, ठीक है, किसी पोलराइड जैसे पदार्थ से होकर गुजरता है तो बाहर से सिर्फ एक ही प्रकार के कंपन बाहर निकलते हैं और ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं जब दो क्रॉसित पोलराइडों के बीच एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है। सबसे पहले ए और बी दो पोलराइड ऐसे हैं जिनको एक दूसरे के बीच में लंबवत रखा जाता है, उस समय प्रकाश की जो तीव्रता होती है आई होती है। लेकिन यार इन दोनों के बीच में तीसरा पोलराइड सी रख दिया जाए तो वहां पर प्रकाश की तीव्रता शून्य ना होकर तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन होता है, अर्थात कुछ तीव्रता हमारी जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, और इस तीव्रता का जो विवेचना है वो हम किसके द्वारा नियम द्वारा कर सकते हैं? इस तीव्रता को कैसे प्राप्त करते हैं? मेलस के नियम से प्राप्त करते हैं। मेलस का नियम क्या है? मेलस का नियम है आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहां आई नॉट प्रकाश की तीव्रता का महत्तम मान होता है। इसके बाद में अगर बात करें थीटा की, तो थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा कितना है? थीटा प्यारे बच्चों अगर 0 डिग्री है, थीटा अगर 90 डिग्री है, किसके बीच? ए व सी पोलराइड के बीच, तो उस कंडीशन पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? प्रकाश की तीव्रता प्यारा बच्चा 0 डिग्री होगी। लेकिन अगर ए व सी के बीच में जो तीव्रता है वो कितनी कर दी जाए? वो थीटा जो है वो 45 डिग्री कर दिया जाए, उस कंडीशन पर आई शून्य नहीं होगा। आई का मान कैसा होगा प्यारा बच्चा? आई का मान मैक्सिमम होगा। ठीक, क्लियर है? इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेल से जोड़ा जाता है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको दोबारा भी मिल सकता है। यहाँ पर लैंप के लिए बात करते हैं। सबसे पहले लैंप के लिए दरअसल क्या दिया है? 50 वाट दिया है। 50 वाट क्या होती है? हमारी शक्ति पी होती है। बी हमारा कितना दिया है? 100 वोल्ट दिया है। तो यहीं से हम क्या करेंगे? सबसे पहले आर निकालेंगे। आर बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन पी। बी का मान कितना है हमारा? 100 है, तो 100 गुणा 100 बटा 50 दूनी 100 और यहाँ पर 200 आ जाता है। प्रतिरोध हमारा कितना आ जाता है प्यारा बच्चा? 200 ओम आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं धारा के। पी बराबर क्या होता है? बी आई होता है। पी बराबर क्या होता है? बी आई होता है। पी की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 100 है, गुणा में आई 50 दूनी 100 और यहाँ पर आई बराबर 1/2, यानी हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। यानी हम कितना लिख सकते हैं? 0.5 एम्पियर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें आर भी मिल गया और आई भी मिल गई। ठीक है, आर भी मिल गया और आई भी मिल गई। बात करते हैं प्रतिबाधा जेड की। प्रतिबाधा जेड, प्रतिबाधा जो जेड होती है वो बराबर होता है जेड, यानी प्रतिरोध बराबर बी अपॉन आई होता है। तो वहां पर जेड बराबर होता है बी आर एम एस अपॉन आई। अब बी आर एम एस हमारा कितना है? 200। बी आर एम एस हमारा ये वाला है, बी आर एम एस हमारा 200 वोल्ट है। आई का मान हमारा 0.5 है, तो 0.5 लगा देंगे। 5 हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 चौक 20 होता है। जेड हमारा आ गया 400। जेड हमारा कितना आ गया प्यारा बच्चा? 400 आ गया। इसके बाद में जो फ्रिक्वेंसी है एफ है वो कितनी दे रखी है? वो 50 हर्ट्ज दे रखी है। क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है बच्चा? 50 हर्ट्ज दे रखी है। प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत मेल से जोड़ा जाता है। लैंप के श्रेणी में आवश्यक संधारित्र की धारिता कितनी होगी? धारिता के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे जेड स्क्वायर बराबर एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जेड का स्क्वायर 400 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 4 चौक 16 और डबल जीरो का 4 जीरो लगा दो, बराबर एक्सी का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है प्लस आर का स्क्वायर। आर हमने कितना निकाला? 200। 200 का 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का 4 जीरो। 16 में से 4 गए तो 12 बचेंगे। एक्सी स्क्वायर बराबर बचेगा 12। 3 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो। इसके बाद में एक्सी निकालोगे तो रूट आ जाएगा 12 4 जीरो। 4 जीरो का डबल जीरो बाहर आ जाता है। ठीक है, 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 4 का रूट हमारा कितना होता है? 2 होता है। रूट 3 का रूट नहीं होगा तो रूट 3 आ जाएगा। यानी एक्स की जो वैल्यू है वो 200 रूट 3 आ गई। इसके बाद में हमें पता है कि एक्स बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू सी। यहाँ पर
एक्स सी निकालना है हमें, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 1/2 पाई f × x। यहाँ पर सी बराबर 1/2 गुणा 3.14 गुणा 50 गुणा एक्स की वैल्यू हमारी आई 200, सॉरी 200√3, 50 दूनी 100 होता है, पॉइंट हट जाएगा, सी बराबर आ जाए 1/314 गुणा 200√3। अगर इनको सॉल्व करोगे बेटा, √3 का मान लगा के अगर इनको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर का यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9.18 के बराबर। 9.18 मल्टीप्लाई पावर में भी कुछ हो सकता है, शायद 10⁻⁻6 फैराड, ठीक है। 10⁻⁻6 फैराड इसकी वैल्यू आएगी। आप लोग घर पे इसको हल करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य। तो बेटा डी ब्रोगली जो वैज्ञानिक थे, डी ब्रोगली, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं ये हमारे कैसे कण है, ये हमारे मूल कण है। ये हमारे कैसे कण है, ये हमारे मूल कण हैं। ये भी तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। ये क्या करते हैं प्यारा बच्चा, ये तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। जब ये तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं बेटा, ठीक है, तो ऐसी तरंगों को ही हम क्या कहते हैं बेटा, डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसी तरंगों को हम क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक। वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे मूल कण भी एक तरंग प्रकृति को भी शो करते हैं और ऐसी तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है। ये तो इसका हो गया धारणा का मतलब। डी ब्रोगली तरंग का गतिज ऊर्जा के रूप में सूत्र में क्या करना, सत्यापन करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैम्डा बराबर होता है H/mv। क्या होता है, H/mv होता है। या हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा बराबर H/p, क्योंकि हम सभी जानते हैं गतिज ऊर्जा जो होती है E के बराबर या K बराबर होता है ½ mv²। अगर हम इसमें m से गुणा भाग कर दें, क्या कर दें, गुणा भाग कर दें, तो K बराबर हो जाएगा 1/2 m²v² में mv लग जाएगा, क्योंकि गुणा भी हो जाएगी m से और भाग भी हो जाएगी। उस कंडीशन पर हम चूंकि यहाँ पर लिख चुके हैं कि mv बराबर किसको होता है, p के, तो यहाँ पर हो जाएगा ½ p² में कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर यहाँ पर p की वैल्यू निकालें तो 2m को इधर पहुंचाना पड़ेगा, p² बराबर 2m के। या फिर हम कह सकते हैं इसके लिए कि p बराबर क्या हो जाएगा, √2m के। इसको समीकरण संख्या 1 डाल देना, फिर लिखना समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर। जब समीकरण 1 में बच्चा मान रखोगे तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर हो जाएगा H/√2m के। और यही हमारा क्या है, यही हमारा गतिज ऊर्जा और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या है, हमारा एक संबंध है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करें, अगर इसको आप समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे कर लीजिए 2-5 सेकंड, उसके बाद दोबारा से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का, लैम्डा बराबर H/mv। mv चूंकि आपका क्या है, संवेग होता है, इसलिए लैम्डा बराबर हम इसको लिख लेंगे H/p। चूंकि हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा है, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, ½ mv²। m से ऊपर गुणा करोगे तो m² हो जाएगा, नीचे भाग करोगे तो बटा में m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे m² b², चूंकि यहाँ पर mv बराबर p लिख चुके हैं तो यहाँ पर भी इसकी जगह p² लिख लेंगे। 2m को सेकंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। इधर हमारा कितना है, p²। स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, रूट में आ जाएगा। समीकरण 1 में p की जगह पर वैल्यू रख दो और आपका आंसर तैयार है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको आपको बताया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आराम करेंगे, 11 भी बजने वाले हैं। और शायद मैंने आज आप लोगों के चक्कर में खाना भी नहीं खाया, अब खाना खाने जाएंगे तो इसलिए, ठीक है, ध्यान से पढ़ा करिए। जब हम लाइव क्लास चलाते हैं तो लाइव क्लास में आप लोग प्रेजेंट रहा करिए। ये लाइव क्लास अंतिम कहानी है आपके पन्नों की, आपके इतिहास की, 12th क्लास के इतिहास की, है ना। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना बेहतर नंबर लेके आएंगे, उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लिए। एक गुरु का मकसद होता है शिष्य की खुशियों में खुश होना, ठीक है। और आपकी खुशी के लिए हम लोग अपनी नींद त्याग रहे हैं। शायद आज जितने भी टीचर्स हैं, जो भी आपका किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में या आपके एकेडमिक क्षेत्र में,
सारे लोग आप लोगों को पढ़ाने के लिए भरकस प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन आप लोग इतनी गद्दारी करते हो, लाइव क्लास चलती है, लाइव क्लास में अटेंड नहीं होते हो, ऑफलाइन बैच चलते हैं, ऑफलाइन बैच में नहीं आते हो, होम स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी, मुझे पता है आप लोग कितनी करते हो। आप लोगों का रिजल्ट जब आप टेस्ट देने आते हो तो जितने भी सेल्फ स्टडी वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके रिजल्ट में मुझे कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा हो, बल्कि जहां से जहां तक वो लॉस ही कर रहे हैं, उनका रिजल्ट जो लगातार गिरता ही जा रहा है। ठीक है, ये बात मैं उन्हें बताते भी आता हूँ, लेकिन कहते नहीं कि वो जब क्या कहें, अब कह नहीं सकते हम आप लोगों के लिए। इसके बाद चलो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बंधन ऊर्जा की व्याख्या करना है। बंधन ऊर्जा दरअसल क्या होती है, किसी भी नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग रख पाने के लिए जो आवश्यक एनर्जी होती है, वो प्यारा बच्चा क्या कहलाती है, वो हमारी बंधन ऊर्जा कहलाती है। फिर से एक बार देखेंगे, बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियनों, जो न्यूक्लियन होते हैं ना, नाभिक के न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको अलग अलग रख पाने के लिए जो भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति, ये द्रव्यमान क्षति यानी डेल्टा एम की बात कर रहा है, कितना 0.3%, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.3/100, 5 घटाओगे तो 1000 हो जाएगा, यानी 3/1000। कोई बात नहीं, ये हमारा डेल्टा एम का वैल्यू हो गया, लेकिन किसका, 1 किलोग्राम का। लेकिन यहाँ पर एक चीज और याद रखना, ये क्या द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम, लेकिन द्रव्यमान क्षति होती किसकी, द्रव्यमान की तो होती है, तो यहाँ पर एम का 0.3% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में यहाँ पर क्या लग जाएगा, एम भी लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बाद में पूछा है कि संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ई बराबर पूछ रहा है हाउ मच, तो हम लिखेंगे डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, एम गुणा 3/1000। सी की वैल्यू कितनी है, सी का वैल्यू चूंकि 3 गुणा 10⁸ होता है, का होल स्क्वायर कर दो, इसीलिए m बराबर 3/1000 गुणा 3 का स्क्वायर 9 होता है, गुणा 8⁻16 हो जाएगा, 3 जीरो से 3 पावर खत्म, 13 हो जाएगा, 9 तिया कितना होता है 27। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1 किलोग्राम, इसीलिए यहां पर क्या करेंगे, 1 गुणा 27 गुणा 10⁻13 हो जाएगा, 27 से कम 27.1 के बाद लगा देंगे 2.7 गुणा, जब पॉइंट लगाए 0 फ्री हो गया, उसमें ऐड हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, 2.7 गुणा 10⁻14 जूल। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका भी पोस्टमार्टम हो चुका है। इसके बाद सभी बच्चों से एक ही गुजारिश है, आपकी जब भी लाइव क्लास चले, आप लाइव क्लास में पूरी तरह से प्रेजेंट रहिएगा। ऑफलाइन बैच अगर शुरू करे जाते हैं तो आप उसमें भी पूरी संख्या में आइएगा। ये लास्ट समय, लास्ट मिनट है, यहाँ पर अगर आप लोग अपने हौसले पस्त कर देंगे तो शायद 4 दिन बाद पेपर में आप जब पेपर का क्वेश्चन देखोगे तो शायद आपके कान से धुआं निकले, है ना, आपके कान है, आपके मुंह है, खुला रह जाएगा, देख के क्वेश्चन की ये क्या, ये तो मैं भूल गया, है ना। तो ऐसा नहीं हो बता दीजिए, आप लोग क्लास में प्रेजेंट रहिए। लास्ट महीना है, क्या यार पूरा साल खींचा है, अब लास्ट में आकर गिर रहे हो ना, कि एक कदम थी मंजिल बस लुढ़क गए। बाद में पूरी जिंदगी ये एहसास रहेगा। इसलिए आइए क्लास में और पूरी तरह से एंड तक बन के रहिए। जब पेपर आपका हो जाएगा उसके बाद आपको पूरी तरह से फ्री हो, है ना, स्वतंत्र हो, क्योंकि फिर रिजल्ट का इंतजार रहेगा आपको भी और मुझको भी। आशा करूंगा आपका रिजल्ट बेहतर रहे, यही मेरी कामना है, सभी टीचर्स की कामना होती है कि चाहे स्टूडेंट उनका हो या किसी और का, रिजल्ट हमेशा बेहतर रहना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ क्लास को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।